अपना प्रयागराज है। प्रयागराज में भी वक्त की बहुत समस्या है। बिल्कुल। आज हमको ये बता दीजिए कि सबसे अच्छे स्कूलों का 3 नाम अगर बता दीजिए, पूछा जाए आपसे कि सबसे अच्छे स्कूल अपने प्रयागराज में कौन से? तो वही जीएचएस तो यही लगेगा भैया जो है सेंट मैरीज हो गया, सेंट जोसेफ हो गया, महर्षि पतंजलि हो गई, इसी टाइप से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? जो वक्त में लोगों ने दान किया है, जो स्वदेश के लिए किया है, इतना पैसा है, सारी चीजें, तो क्यों ये डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे कोई क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? प्रयागराज में तो केशव जी बहुत प्रभावी है। यहाँ गुटबाजी दिख रही है कि योगी जी का एक अलग गुट है, केशव जी का एक अलग गुट है, परवीन पटेल किस गुट है? देखिए, ये आपको लगता होगा। नमस्कार, यमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में राजनेताओं से चर्चा होती है और इसी क्रम में जो है फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल जी मेरे साथ हैं। अभी प्रवीण पटेल जी का नाम संसद रत्न अलंकार के लिए जो है चयनित हुआ है। 17 सांसदों में उत्तर प्रदेश से शायद 2 हैं, जिसमें आप फूलपुर से प्रवीण पटेल जी हैं और गोरखपुर से जो है रवि किशन जी हैं। संसद रत्न अलंकार की शुरुआत 2010 में हुई थी, जो एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से जो है वो प्राइम फाउंडेशन और ई मैगजीन, इन दोनों ने शुरू किया था। तो प्रवीण पटेल जी से मैं संसद रत्न अलंकार के बारे में बात करूंगा। संसद रत्न अलंकार मैं आपको बता दूं उस सांसद को मिलता है जो ज़्यादा भागीदारी करते हैं, ज़्यादा सवाल जो है रखते हैं, संसद में सुझाव देते हैं, मतलब इस तरीके का संसदीय योगदान के ऊपर मिलता है। तो देर ना करते हुए हम प्रवीण पटेल जी से बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका हमारे टॉक शो में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई कि आपको संसद रत्न अलंकार के लिए चुना गया। सर, इस पर मुझे एक बात याद आई कि जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो बड़ी जो है कुछ फुटेज लोग जो है क्या कहते हैं कि जारी किए थे, प्रोपोगेंडा कर रहे थे कि तो विधानसभा में जो है आवाज़ नहीं उठाते थे, विधानसभा में नहीं बोलते थे, और आज आपको संसद रत्न अलंकार के लिए चुना गया। 543 में 17 लोग, वो भी 17 लोग में एक आप फूलपुर से, और उसमें यही क्राइटेरिया है कि आप सदन में आवाज़ उठाते हैं, आप सदन में सहयोग करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा प्रोपोगेंडा करने वालों के मुँह पर तमाचा लगा? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने फूलपुर वासियों के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे, इसलिए कि आज उन्हीं के आशीर्वाद से हमको इस देश के सबसे बड़े पंचायत में जाने का अवसर मिला है। और जब आप ऐसे बड़े पंचायत में जाते हैं तो निश्चित रूप से क्षेत्र का जो एक इतिहास रहा है वह भी एहसास हमेशा दिलाता रहता है उन जिम्मेदारियों को लेकर। बिल्कुल। इसलिए कि आप जानते हैं कि फूलपुर पार्लियामेंट का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है शुरू से। प्रथम प्रधानमंत्री का क्षेत्र, आज़ादी के बाद जो है देश का जो प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, तो यहाँ के लोगों ने उनको चुन के भेजा था। और अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे महान और बड़े नेता यहाँ पर चुने गए, जो कि सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिनका एक बड़ा योगदान है देश के लिए। बिल्कुल। तो जब ऐसे संसदीय क्षेत्र से जब आप चुने जाते हैं तो जनता की निगाह भी आपके ऊपर रहती है, और जनता की निगाह के अनुरूप उनकी जिम्मेदारियों का पालन करना और उस गरिमा को बनाए रखना, यह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आज हम अपने पूरे क्षेत्रवासियों के ये इसके प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें अवसर दिया और संसद रत्न अलंकार से आपको नवाजा जा रहा है। और मतलब मेरा वही था कि जिन लोगों ने, अब भाई आप सरकार में हैं, आप कोई ऐसे सवाल भी नहीं उठा सकते कि सरकार के ऊपर प्रश्न खड़ा हो। आप यूपी सरकार में थे तब भी यही सवाल था, केंद्र सरकार में तब भी यही सवाल था, लेकिन आपने अपने आलोचकों को चुप तो करा ही दिया। क्योंकि मैंने देखा आवास विकास को लेकर आपने, आवास विकास परिषद ने जो ज़मीनें अधिग्रहण करने की बात कही थी बड़ी पंचायत में, आपने उसको उठाया था। मैंने देखा कि आपने बुलेट ट्रेन की मांग कर दी इलाहाबाद से लेकर बनारस तक के लिए, तो अब आपने चुप करा दिया। आपको लगता है कि आलोचक अब चुप हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में
आपको माला भी पहनाया जाता है, आपकी आलोचना भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी नेता को दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहना और कहा जाए तो ये हम लोग की जिम्मेदारी भी है कि लोगों की आलोचना को सुने और कहीं पर अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसे सुधार लाएं। जहां तक आपने पहला प्रश्न पूछा था कि भाई लोकसभा के चुनाव विपक्ष के लोगों ने कुछ इस तरीके से मुद्दे उठाने का काम किया था, तो हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि देखिए, जब हम विधानसभा के भी सदस्य थे तब भी समय समय पर क्षेत्र के हित को लेके, क्षेत्र की मांग को लेके, क्षेत्र की बातों को विधानसभा में रखने का काम करते थे। जब चुनाव आया तो उस समय विपक्ष के पास बहुत कुछ बोलने को नहीं रह गया था। बिल्कुल, कि भाई व्यक्तिगत हमारी किस आधार पर आलोचना करें। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि पिछले 2007 से निरंतर इस क्षेत्र में हम सक्रिय रहे हैं और लगभग हम इस बात को भी बड़ी अपने को गर्व महसूस करते हैं कि हमें सभी लोगों का कम ज़्यादा समर्थन एकदम हमेशा मिलता रहा। आपके बारे में तो ये फेमस है पूरे इलाहाबाद में कि प्रवीण पटेल किसी विवाद में नहीं पड़ते हैं, गांव में कोई झगड़ा नहीं लगवाते हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ विधायकों को तो मैं जानता हूं सर, कुछ प्रतिनिधियों को मैं जानता हूं जो एक गांव में अगर 2 पार्टी में झगड़ा हो रहा है तो एक पार्टी के फरीक बन जाते हैं, लेकिन ये प्रवीण पटेल के बारे में नहीं कहा जाता है। तो लगता है कि कुछ नहीं था तो यही सवाल उठाया गया। देखिए, अब सबका काम करने का तरीका अपना अलग होता है। बिल्कुल, और निश्चित रूप से उस समय लोगों ने कुछ इस तरीके से बातें रखी थी, इसलिए कि उनको ये था कि भाई जनता को बहुत जानकारी नहीं हो पाएगी और उस समय में चुनाव बीत जाएगा, उसका हमको कुछ न कुछ लाभ मिल जाएगा। लेकिन देखिए, जनता बहुत ही समझदार है। बिल्कुल, और जो आम आदमी है वो बहुत ही परिपक्व है और राजनीतिक चीज़ को समझता है। बिल्कुल, और निश्चित रूप से जो भी इस तरीके से निराधार बातें हुई उसको उनको जवाब मिल गया, करारा जवाब दिया। अच्छा सर, आप ये बताइए, 5 विधानसभाएं हैं, उत्तरी है, पश्चिमी है, फूलपुर है, सैंसो है और एक फफमऊ है। 5 विधानसभाओं के लिए एक सवाल आया था हमारे ग्रुप में भी, क्या 5 विधानसभाओं के लिए अलग अलग क्या समस्याएं हैं और उनके लिए क्या कोई अलग अलग योजना है या जो है फिर समग्र रूप से एक ही तरह की बातें? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि हर विधानसभा की क्वेश्चन अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार सब जगह कुछ समस्याएं रहती हैं और हमारे यहाँ जो 5 विधानसभाएं हैं, हर विधानसभाओं में कुछ न कुछ अलग तरीके से समस्याएं हैं, कुछ कॉमन चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, अलग तरीके से कहा जाए तो अगर हमारे फूलपुर विधानसभा को लिया जाए तो यहाँ कुछ मुद्दे कछारी क्षेत्र में सिंचाई को लेके हमेशा उठते रहे हैं, कुछ बंधे निर्माण को लेके उठते रहे हैं। यहाँ पर इसके अलावा छात्रों के हित में रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा साधन कैसे उपलब्ध कराए जाएं, ऐसी भी बातें आती रही। बिल्कुल। वहीं जब हम सोराव जाते हैं तो सोराव में जैसे मऊआइमा कताई मिल है, हाँ, ये बड़ा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकार का बहुत सारा पैसा उसमें लगा हुआ है। ये एक्चुअली प्रदेश सरकार का शायद वो मुद्दे में नहीं, प्रदेश सरकार का तो नहीं है तो अच्छा, केंद्र सरकार का ही, तो आप ही की जिम्मेदारी। लेकिन ये है कि एक मुद्दों की बात हम कर रहे हैं। हाँ, नहीं, जरूरी चीज है, रोजगार उससे वहाँ पर जो है, क्योंकि कोई अगर सरकारी जमीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका उपयोग हो, इसलिए उसका न कताई मिल तो दूसरे किसी उद्योग के रूप में हो, क्या रास्ता निकल सकता है। वहीं फाफामऊ में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पर्यटन को लेके काफ़ी बड़ी संभावनाएं डेवलप हो रही हैं, खासकर सिंगेरपुर को लेके। वहाँ पर आपका गंगा एक्सप्रेसवे जो है कनेक्ट हो रहा है सोराव और फाफामऊ को जोड़ के। वहाँ पर जो है सबसे आधुनिक पुल जो कि आपके फाफामऊ से भारत का सबसे लंबा पुल बन रहा है। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में कुछ वैसी समस्याएँ हैं। हम उत्तरी में जब जाते हैं तो उत्तरी में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन एक समस्या अभी भी बनी रहती है, खासकर बरसात के समय जब बाढ़ आती है तो बहुत सारा ऐसा इलाका कछारी इलाके हैं जो कि जलमग्न हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कहीं पर सीवर की कुछ समस्याएं हैं, कहीं पर जो है
स्टेट लैंड से संबंधित बातें हैं, मतलब छोटी एक छोटी तरीके से समस्या कहा है हर जाए जगह। तो सब जगह अलग अलग कुछ न कुछ बातें हैं। शहर पश्चिमी में अगर आप जाइए तो वहाँ कानून का राज स्थापित होना जरूरी रहता है। सरकार ने एक तरीके से कहा जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काफ़ी उसमें सुधार किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। उसके अलावा आप देखिए तो बहुत अच्छा एयरपोर्ट बन गए, वहाँ पर ट्रिपल भी है, तमाम बड़े बड़े संस्थान हैं। तो वो अच्छे ढंग से चले, वहाँ के लोगों को अच्छा अवसर मिले आगे बढ़ने का। और भी कुछ वहाँ चूँकि रेलवे का सूबेदारगंज से लेके तमाम हमारे इस तरीके से है, तो कहीं पर फ्लाईओवर, कहीं अंडरपास, तमाम चीज, मतलब इस तरीके से भी हर जगह अलग अलग समस्याएं हैं और सबको अलग अलग निपटा रहे हैं। तो अब उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे कॉमन है। कॉमन का मतलब ये है कि जैसे हमारा हेतापट्टी टू सलोरी पुल है, हाँ, इसके बनने से पूरे प्रयागराज का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। सही बात है। मतलब हमें लगता है कि एक सिटी इधर डेवलप हो जाएगी, जैसे नई डेवलप हुई जैसे। तो एक तरीके से कहा जाए, इधर रिंग रोड बना है, हजारों करोड़ रुपए उसमें सरकार का लगा है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से लखनऊ में अगर देखा जाए तो जहाँ इकाना स्टेडियम है और ये पूरा एरिया जो एक तरीके से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसी तरीके से ऐसी संभावना हम लोग को दिखाई पड़ती है कि हमारे फूलपुर, सोराव, पापामऊ, पश्चिमी का जो अभी जब रिंग रोड से रिंग रोड या कह लीजिए कि जो विस्तार क्षेत्र हुआ है नगर निगम का, वो बड़े संभावनाओं वाला क्षेत्र है, वहाँ सुचारू रूप से डेवलपमेंट हो। अच्छा सर, देखिए रिंग रोड बनने से फायदा तो हुआ ही, लेकिन एक नुकसान भी हुआ। अभी देखिए कितने गांवों की जमीन लेने के लिए सरकार ने नोटिस दे दिया, कितना किसानों ने लड़ाई लड़ा। आपने तो खुद उसको सदन तक उठाया, फूलपुर के स्थानीय विधायक ने भी इस बात को जो है मतलब उठाया। तो आप बताइए कि इस तरीके की संभावनाएं तो भविष्य में भी रहेंगी ना। अब देखिए ऐसा है कि हमेशा आपको संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, हमारे किसान और नौजवान की भविष्य भी ज़रूरी है। इसलिए कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो धीरे धीरे हम हाशिए पर चले जाएंगे। और जिस तरीके से समय का बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हमको कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो किसान है, हमारा जो नौजवान है, हमारा जो गरीब है, उसके भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ऐसा संतुलन रहे कि वह भी उन्नति करे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना रहे। अच्छा सर, क्या लगता है कि अब आवास विकास परिषद जो है ये गांव की ज़मीनें नहीं लेगा? अब ऐसा है कि अभी तो तमाम बिंदुओं पर उनकी गहनता से विचार विमर्श चल रहा है। और चूंकि किसानों की जो मांगे थी, चूँकि किसान परिवार से हम भी आते हैं, तो निश्चित रूप से उन चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। तो उन्हीं की पीड़ा को, उन्हीं की भावनाओं को हमने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया था। और निश्चित रूप से अब सरकार, तो उम्मीद है सरकार संवेदनशील है, बिल्कुल जो भी फैसला लेगी। अब सर देखिए, इस पर आपसे मेरी कई बार बात हुई, आप तो पढ़े लिखे सांसद हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। जैसे कि इसको को छोड़ के कोई ऐसा बड़ा वो नहीं हुआ कि जो रोजगार दे सके, इंडस्ट्री ऐसी नहीं हुई। अभी आप कताई मिल की बात की, वो बंद है, वहाँ कोई उद्योग लग सकता है। एयरपोर्ट के आसपास भी कुछ डेवलप हो सकता है। एक एम्स भी खुल सकता था। कुंभ में आपने देखा कि कितना जाम था, लोग जो है नहीं जा पा रहे थे। इंटरनेशनल स्टेडियम हो सकता था। इन सब पर लोग भी बात करते हैं कि आखिर जो है रोजगार परक चीज़ें नहीं होती, एक माइक्रो मैनेजमेंट भाजपा जरूर करती है, जिसको आप लोग बताते हैं कि समूहों में लोगों को डेवलप किया जा रहा है। रोजगार परक कोई इंडस्ट्री ज़्यादा जरूरी है या इस तरीके की चीज़ें, माइक्रो मैनेजमेंट? देखिए, एक तो हमने अपने जब पार्लियामेंट मेंबर होकर हम गए जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एम्स की मांग को उठाने का काम किया था। और उसके पीछे कारण यही था कि चूँकि प्रयागराज का पूरे देश में एक अलग ही तरह का महत्व है। देखा जाए तो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आपका राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे साहित्यिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में ये अग्रणी रहा है। एक जो हम लोगों को कमी महसूस होती है वह होती है चिकित्सा के क्षेत्र में।
कि अभी भी चिकित्सा के क्षेत्र में जिन मापदंडों को हमको पूरा करना चाहिए वह हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गंगा पार के में गंगा पार क्या, पूरे प्रयागराज को ही हम इसको लेते हैं, इसलिए कि भाई जो भी आता है वो कहीं पीजीआई के लिए रेफर होता है, कहीं मेदांता, कहीं गंगा राम होता है, कहीं पर एम्स के लिए रेफर होता है। तो कहीं न कहीं हम लोग को पीड़ा होती है जब हम लोग पीजीआई के लिए उनको पत्र लिखते हैं, टेलीफोन करते हैं, बात करते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता। एम्स में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो ये प्रयागराज एक ऐसा केंद्र है, अगर देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश और बिहार को दोनों को एक तरीके से इसका लाभ मिलेगा। इसलिए कि अगर देखा जाए तो आपका रीवा से लेके सतना से लेके सिंगरौली से लेके इधर का पूरा जो क्षेत्र है, और इधर आपका बिहार का जो इधर का क्षेत्र है, और लगभग पूरा पूर्वांचल, मान लीजिए गोरखपुर में है, लेकिन इधर का जो एरिया है आपका प्रतापगढ़ हो गया, आपका जौनपुर हो गया, आपका अम्बेडकर नगर हो गया, एक तरीके से काफी बड़ा क्षेत्र है। बिल्कुल। और प्रयागराज की खुद भी एक बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ से पढ़ के लोग डॉक्टर बनते हैं। हाँ, स्वरूप रानी से डॉक्टर बनते हैं, लेकिन फिर भी तो निश्चित रूप से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का हमने समय मांगा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें समय भी दिया था, और वहाँ पर हम प्रधानमंत्री जी से जब मिले तो तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की, लेकिन वहाँ हमने एम्स की मांग रखी कि आपने प्रयागराज को बहुत कुछ दिया है, केवल एक कमी रह गई है, अगर एम्स भी प्रयागराज को मिल जाए तो निश्चित रूप से प्रयागराज की जो एक विकास की यात्रा है उस एक हम लोग आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। दूसरा आपने जो विषय उठाया था, चूँकि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अभी जो प्रगति होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं और सुधार करने की ज़रूरत है। अभी जैसा कि आप देखते भी होंगे कि वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट के लिए, तमाम कोई भी खेल। तो हमने अभी पिछले सत्र में मांग रखी थी कि यहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साई का एक सेंटर अगर बना दिया जाए, जिसमें उनको तमाम जो और भी खेल है उसको सीखने का भी मौका मिले, उसको पढ़ने का भी मौका मिले, एक तरीके से एक बड़ा सेंटर यहाँ पर हो जाए, तो निश्चित रूप से इसका लाभ जो है, जैसे एम्स का लाभ लोगों को मिलेगा वैसे ही इसका भी लाभ लोगों को मिलेगा। और उसके लिए तमाम ऐसी ज़मीनें हैं जो कि उपलब्ध हो सकती हैं। हाँ, कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया। तो हाँ, बहुत लोगों ने सुझाव दिया, फिर ये भी है आपका, या बीच में और भी तमाम ऐसी जगह है। तो हम लोगों ने मांग को रखा है, लगातार प्रयास भी हम लोग का जारी है। और चलिए सर, फूलपुर पर तो बातें हुई और आपने फूलपुर की प्राथमिकताओं को भी बताया, आपने कैसे कैसे लोगों से संपर्क किया, प्रधानमंत्री तक से भी बात कही है। इस पर मैं फिर करूंगा। अब देश की राजनीति पे बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अक्सर ये आरोप लगता है कि देश में सांप्रदायिकता का जो है खेल बहुत खेलती हैं। कोई बात होती है तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ऐसा करके आपको नहीं लगता है कि जो है देश के समाज में जो है नफरत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है? आखिर हिंदू मुस्लिम ना करे तो क्या जो है चुनाव नहीं जीत सकती? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहले दिन से एक सूत्र रहा है वो यही रहा है कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने जो 2014 में लाल किले से जब पहला भाषण दिया था तो हमेशा उन्होंने इस बात को कहा कि वही प्रधानमंत्री कपड़ा देख के पहचानने की बात भी और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा जब बात करते हैं तो 140 करोड़ भारतीय की बात करते हैं, उसमें सभी आते हैं, उसमें कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई है, सभी भारतीय हैं। सभी लोगों का सम्मान है, सभी लोगों की प्रगति होनी आवश्यक है। उसके साथ साथ सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आप उसको भी देख लीजिए, कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें आपको कहीं पर कोई भेदभाव दिखाई सर, योजनाओं में भेदभाव नहीं होता। कभी वक्फ पर विवाद, तो कभी जो है तलाक पर विवाद, तो कभी सलारगाजी पर विवाद, मतलब कि कभी ये मेला बंद करना, कभी वो मेला, मतलब आप सर समाज में लगता है कि हाँ जो है तुष्टीकरण की नीति हो रही है। देखिए, कभी कभी जैसे अभी वक्फ पर आपने कहा, तो हम लोग जब दूर से देखते हैं, सोचते हैं, तो ये लगता है कि वास्तव में कोई बात है क्या।
लेकिन जिस दिन वक्फ विधेयक पेश हुआ था उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी से हमको मिलने का भी अवसर मिला था। लगभग 11:30 बजे उन्होंने समय दिया था, 12 बजे वक्फ विधेयक पेश हुआ था। हम सब से इस बात को कहते हैं, हम पब्लिक में भी जाते हैं, इस बात को कहते हैं कि भाई आपके मन में जो भी संशय हो, जो भी आपको ये लगता हो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, आप उस दिन के डिबेट को आप पूरा देख लीजिए। इसलिए कि वक्फ विधेयक जो है पहला देश का ऐसा विधेयक रहा है जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। सबसे पहले जब ये बिल आया तो विपक्ष ने कहा कि भाई इस पर जेपीसी का गठन होना चाहिए। हो गया। सरकार ने मान लिया कि आप जेपीसी का गठन कर दीजिए और विपक्ष के सारे सारे जो प्रमुख दलों के लोग थे वह सारे लोग उसमें सम्मिलित हुए। ये पहला ऐसा कानून था जिस पर सबसे ज़्यादा पूरे देश में चर्चा हुई। कोई ऐसा राज्य नहीं रहा होगा जहां पर जेपीसी वहां पर जाकर लोगों का सुझाव न ली हो। ये सबसे ऐसा कानून था देश का जिसमें जितनी देर तक डिबेट इसमें हुई आप कम कानूनों में आप देखेंगे। और आप जो विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाए थे, हाँ, डीएम फैसला करेगा। आप उसको जो है आप देख लीजिए। गैर मुस्लिम जो सदस्य होगा, आप बताइए। हम बता रहे हैं गैर मुस्लिम सदस्य की क्या जरूरत, आप उसको देख लीजिए और माननीय गृह मंत्री जी का उस पर जवाब देख लीजिए। सारी चीज़ों को देख लीजिए तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात जो आपने इस बात को कहा, देखिए वक्फ बोर्ड और वक्फ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वक्फ तो ये है कि भाई संपत्ति हो गई, हम जो है लोगों के हित में, हाँ, ऊपर वाले के एक तरीके से नेक काम के लिए, हाँ, उनके नेक काम के लिए अपनी ज़मीनों का या जो भी होता है हम जो है दान करते हैं। जैसे अपने यहाँ ट्रस्ट है उसी तरीके से वक्फ बोर्ड है। तो ट्रस्ट जब बनता है तो ट्रस्ट में जो मेंबर होते हैं भाई स्वाभाविक है कि उसमें आप के ऊपर है कि आप किसको मेंबर रख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वक्फ है तो वक्फ में भी जो लोग हैं उसमें किसी तरीके से आज भी कानून में किसी तरीके से कोई वो नहीं है। लेकिन जो बोर्ड है, जैसे आपका ट्रस्ट है, तो आखिर जो ट्रस्ट कमिश्नर होता है तो वो क्या कहीं से मतलब ये देख के लिया जाता है कि ये मुस्लिम है कि हिंदू है कि ये क्रिश्चियन है कि फलाना है। वो कोई हो सकता है, कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है, कोई जैन भी हो सकता है। वो सरकारी संस्था है। उसका काम ये है कि जो ट्रस्ट का उद्देश्य है वह सही ढंग से पालन उसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड भी है जिसमें केवल वो बोर्ड इस बात को देखेगा कि जिस उद्देश्य के लिए संपत्तियों को दान किया गया है उसका हित या उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही। वक्फ बोर्ड क्या सरकारी संगठन है? नहीं, सरकारी संगठन नहीं है ये। सरकारी संगठन ये तो एक तरीके से जो समाज का संगठन है। हमारे जो एक तरीके से मुस्लिम भाई हैं, हाँ, उनका संगठन, एक तरीके से उनका बोर्ड होगा। एक तरीके से वो किया है। लेकिन वो बोर्ड जो होता है तो बोर्ड में तो एक तरीके से नियंत्रण तो जरूरी होता है कि भाई आखिर जैसे आपने वक्फ कर दिया अपनी संपत्तियों का, आपने इस बात को कहा कि भाई चलिए यहाँ से एक स्कूल बन जाए, यहाँ पर एक अस्पताल बन जाए, और आपने तो दे दिया उस उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य के लिए। अब जो लोग काम करने वाले लोग हैं उसको उस पर 5 स्टार होटल वाले को दे दिए, कम किराए पर दे दिए। हम ऐसे ही आपसे सोचते हैं, कहते हैं अपना प्रयागराज है, प्रयागराज में भी वक्फ की बहुत संपत्तियां हैं। बिल्कुल। आज हमको ये बता दीजिए कि सबसे अच्छे स्कूलों का 3 नाम अगर बता दीजिए, पूछा जाए आपसे कि सबसे अच्छे स्कूल अपने प्रयागराज में कौन से, तो वही जीएचएस, तो यही लगेगा भैया जो है सेंट मैरीज हो गया, सेंट जोसेफ हो गया, महर्षि पतंजलि हो गई,
इसी टाइप से हाँ दान होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जो वक्त में लोगों ने दान किया है, जो उद्देश्य के लिए किया है, इतना पैसा है, सारी चीजें, तो क्यों ये डेवलप उनकी नहीं कर पा संपत्ति रहे पर हैं? ऐसे कोई क्यों स्कूल या क्यों नहीं हो अस्पताल पा रहा है? उसका लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? एक अस्पताल की आप चर्चा कर लीजिए। सही। अभी आप अस्पतालों की चर्चा करेंगे तो लोग कहेंगे भाई नाजरेत भी अच्छा अस्पताल है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या और भी जो लोग चला रहे हैं अच्छा अस्पताल है, लेकिन इनके द्वारा क्यों अच्छा अस्पताल नहीं चलाया जा रहा है? तो कहीं न कहीं इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत रेगुलाइज है, करने के लिए रेगुलाइज जो करने है की ये जरूरत है। बिल आया। केवल ये है, कोई ऐसा नहीं है कि दुर्भावनावश आया है, यह ऐसा भी नहीं है कि जो वक्फ बोर्ड है वो उनकी ज़मीनों को किसी हिंदू को या किसी क्रिश्चियन को वो देने का काम कर देगी। होगा तो उन्हीं के हित में काम, लेकिन जो उद्देश्य है उस उद्देश्यों के तहत ही काम हो, यही मेरा मंशा है। सही आपने उदाहरण देके समझाया नेताजी। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को पीडीए का नारा दे करके जो है सफलता मिली लोकसभा में, और उसी पर वो है कि 2027 में हम जीतेंगे, आपको क्या लगता है 2027 में भाजपा कौन सी ऐसी पॉलिसी लाएगी कि जो है वो 2024 के डैमेज को कंट्रोल करके जो यहाँ सरकार बना लेगी, या पीडीए नहीं चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वही 2027 में सरकार बनाने का काम करेगा। हमारा ओवरऑल सारा कुछ है डेवलपमेंट। आप उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद और 2017 के पहले दोनों चीज़ों को आप देख लीजिए। किसी न्यूट्रल आदमी से आप बात करिए, हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि आप भाजपा वाले से बात करिए, आप सपा वाले से या बीएसपी वाले से बात करिए, कि क्या 2014-17 से पहले यहाँ पर अराजकता नहीं थी? आम आदमी इस बात को कहता है कि भाई जो है जमीन लोग जो है तो मतलब राइफल और बंदूक लेके चला करते थे एक तरीके से, और कोई भी शरीफ आदमी एक बार किसी ढाबे में किसी होटल में भी रुकने पर 10 बार सोचता था कि पता नहीं कैसे लोग आ जाएं, किस तरीके से आचरण व्यवहार करें। तो दूसरी बात, आप डेवलपमेंट को देख लीजिए। यही हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई एक हफ्ते दिन को बिजली आती थी, एक हफ्ते रात को बिजली आती थी। बिल्कुल। तो अब ज़माना बदल गया है, सब कुछ बिजली पर आधारित हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत नहीं रहेगा, हमारे अच्छी सड़कें नहीं रहेंगी, अच्छी बिजली नहीं रहेगी, पानी की व्यवस्था नहीं रहेगी, लोगों के लिए तमाम और भी चीज़ें व्यवस्था नहीं रहेगी, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम पिछड़ते चले जाएंगे। आज देखिए तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश है। आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पानी की टंकियाँ कहीं पर लग रही हैं तो देश में तो उत्तर प्रदेश में लग रही हैं। आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विद्युतीकरण किसी राज्य में हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज देखा जाए तो आयुष्मान के सबसे ज़्यादा कार्ड कहीं पर बना है तो वो उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा ज़िला नहीं होगा जहाँ मेडिकल कॉलेज न बनकर तैयार हुआ हो या बन न रहा हो। आपको क्या लगता है दूसरी सरकार आएगी तो ये सब काम को बंद कर देगी? देखिए, बंद करने की बात नहीं है, लेकिन प्राथमिकता, मेन तो प्राथमिकता होती है। आप मुख्यमंत्री जी के पिछले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उनका तो आप किसी भी महीने का निकाल कर देख लीजिए, और माननीय अखिलेश यादव के 1 महीने का वो निकाल के देख लीजिए, जो काम करने की वो होता है समय। वही मुख्यमंत्री जी, कोई ऐसा ज़िला नहीं होगा जहाँ पर हर चौथे महीने, 5वें महीने न पहुँचते हों। बिल्कुल बिल्कुल। प्रयागराज देखिए, कुछ चीज़ें आपको, हम किसी का समर्थन करें, किसी का विरोध करें, हम इस बात को, ठीक है लोकतंत्र है, सब लोगों की अपनी, सब लोगों की है, लेकिन एक इतने मेहनती मुख्यमंत्री जो कि 24 घंटे राज्य के लोगों के लिए समर्पित रहे हों, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जीरो टॉलरेंस पर एक सख्त निर्देश हो कि किसी तरीके से हम इस पर कोई, फिर भी आए दिन सर गोलीबारी, रेप, ऐसे कैसे सामाजिक अत्याचार या सामाजिक अपराध के केसेज होते रह रहे हैं। देखिए, इस पर तो कोई सरकार रोक नहीं लगा। हम इस बात को, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बटन दबाइए बल्ब बंद हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये सतत सुधार की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। जहाँ पहले इसको एक बीमारू राज्य कहते थे,
अब धीरे धीरे ये विकास का मॉडल अच्छा सर, एक बात बताइए, ठीक है, लेकिन जो पीडीए का नारा दे करके जिस तरीके से अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग को अपनी तरफ ले जा रहे हैं या ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वोटरों में जो है वो सेंग लगा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि भाई लोकतंत्र में तो सिर गिना जाता है, तो अगर सिर ज़्यादा उधर हो गई तो 2027 में क्या संभावना देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सब कुछ होता है आपके काम करने के तरीके पर, आपके सोच पर, आपके विचार पर। हम कोई काम कर रहे हैं तो जैसा मेरा विचार होगा, जैसे मेरे काम करने की शैली होगी, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार दिया, मौका दिया। जब अवसर दिया है, उस समय पीडीए का नारा आपका कहाँ था? सबसे पहला प्रश्न तो लोग ये पूछते हैं कि भाई जब आप सरकार में नहीं होते हैं तब आप पीडीए की बात करते हैं, जब सरकार में आ जाते हैं तो आपका पीडीए का नारा खोखला हो जाता है। मुलायम सिंह तो पिछले समाज के मुद्दे पर ही तो सरकार बनाए थे। देखिए, 1989 में बीपी सिंह का हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि भाई पिछड़े वर्ग ने, लोगों ने वोट किया था। हाँ, लेकिन बाद में तुष्टिकरण करने कहीं न कहीं जो है, कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार लोगों को महसूस हुआ। भाई कहीं न कहीं जो पिछड़ी वर्ग की तमाम ऐसी जातियां हैं, उनके साथ भेदभाव, उनको ये लगा कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, हमें बराबर की भागीदारी नहीं मिल रही है, इसीलिए अलग अलग पार्टियां भी सम्मान नहीं मिल रही है। इसीलिए देखिए तो दलों का गठन हुआ, अपना दल बना, तो फिर राजभर का बना। हाँ, तो एक तरीके से वो तो ज्यादातर देखा जाए तो पिछड़ों में ही एक तरीके से ज्यादातर दल है। तो हमारा कहने का जो मकसद है, देखिए किसी भी नेता को सबसे पहले तो ये है कि उसको विजनरी जब होता है, उसके सामने जब नेता नहीं, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति आगे तभी बढ़ता है जब उनकी सोच उस तरीके से होती है। हाँ, ये सही है। जैसी हमारी सोच होगी, जैसी हमारी विचार होगी, उसी तरीके से हम उस रास्ते को आगे बढ़ने का काम करेंगे, उसी तरीके से लोग हमारे इर्द गिर्द आएंगे। सही है। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई अच्छी बात है, अखिलेश यादव जी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन चूंकि अब जनता जैसे कहते हैं ना कि दूध का झला जो है छाछ फूंक के पीता है, छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। बिल्कुल। तो ठीक वही हाल है। अभी भी लोगों को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आ जाएगी, फिर से वही अराजकता, फिर से वही भाई भतीजा, ये एक मुद्दा है जिसको जो है अखिलेश यादव लोगों के दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो उसके पीछे हम जो देखते हैं कि एक उनके समर्थकों का बहुत बड़ा तबका है जिसको जनता का दिल जीतना चाहिए। हाँ, वो नहीं जीत पाता, वो सोशल मीडिया और जगह जो देता रहता है। जो देखिए, आप आज के समय में लोगों का दिल जीत के ही आगे बढ़ सकते हैं। ये बात आपसे अखिलेश यादव में अच्छाई हो सकती है, लेकिन उनके तमाम ऐसे सपोर्टर हैं जो ऐसी बातें कर देते हैं जो निगेटिव जाता है। देखिए, ऐसा है कि जो आम जनमानस है, कोई गांव में जो रहने वाला है, वो किसी बात को लेके अखिलेश यादव या योगी जी के पास नहीं जाएगा। अपने स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय परिस्थितियों, स्थानीय वातावरण के अनुसार ही उसको न्याय मिलता है। ये बात। तो जब योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो किसी तरीके से उसको भय नहीं है, किसी तरीके से डर नहीं है, किसी तरीके से दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को कहता है। वही जब सरकारें बदल जाती है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उनको ये लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अभी अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के डीएनए पर जो है सवाल उठाया, उस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने ऊपर व्यक्तिगत ले लिया और इतने गिरी भाषाओं का इस्तेमाल और मानहानि का मुकदमा भी अखिलेश यादव पर दर्ज हो गया है। आखिर संसदीय परंपरा में इस तरीके के क्या इतने बड़े नेताओं को इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? आप बताइए। नेता देखिए, हमारा तो ऐसा मानना है व्यक्तिगत, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं जी, हमारा ऐसा मानना है कि आप जितने बड़े पद पर हों जी, या जितने लोग आपकी तरफ देख रहे हों, उसी तरीके से हमारा आचरण और व्यवहार होना चाहिए। तो हमको एक लाइन खींचनी चाहिए कि उससे नीचे हम लोगों को हमारे वक्तव्य, हमारे बातें ऐसी नहीं आनी चाहिए जिनसे जनता आहत हो
कि भाई तो ये बात तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा नेताजी, ऑपरेशन सिंदूर ने देश के सम्मान को कितना ऊंचा किया, क्या आप समझते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पूरे दुनिया में भारत ने इस बात को कहा है कि हम किसी भी हाल में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस बात को कहा है कि अब कोई भी आतंकी घटना एक तरीके से युद्ध की घोषणा ही मानी जाएगी, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो इसलिए हमारे जो नागरिक हैं वो मारे जाएं, उनकी हत्या हो और हम चुपचाप बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो टूक इस बात को कहा है कि भारत अब उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा, आप संभल जाइए, अगर फिर से कोई ऐसी बात होती है तो निश्चित रूप से फिर अब की बार और कड़ा जो है, अभी तो 9 जगह हमला हुआ, अब की बार और भी हो सकता है। अच्छा सर, अब अक्सर जो है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के क्षेत्र से आप सांसद हैं, और अक्सर बात आती है कि यहाँ से मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। आपके प्रवीण पटेल क्या जो है इस मंत्रिमंडल में जगह पाने जा रहे हैं? लोगों की अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा, मैं जनता की बात बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि अब ये चीज़ें मतलब हमारे कहने की वो चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि पार्टी अपने स्तर से चीज़ों को देखती है, और जो हमारा दायित्व है, जो हमको जिम्मेदारी मिली है, उसका हम अपने अच्छे ढंग से निर्वहन करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस पोस्ट पर हैं उस पर अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, यही सबसे बड़ी। बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश में 80 सांसद हैं, ढेर सारे सांसद जो है जाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह कम सांसदों को मिले। आप सबसे बड़ी पोस्ट प्रधानमंत्री की तो उत्तर प्रदेश से ही है, लेकिन लोगों की आवाज़ है, लोग चाहते हैं कि प्रवीण पटेल जैसा सीधा साधा और काम करने वाला विजनरी सांसद मंत्रिमंडल में जरूर जाए। अब ये तो आपकी पार्टी का फैसला होगा क्या होना। सर एक चीज़ और बताइए, गुटबाजी, बार बार राजनीतिक हल्कों में ये बातें आती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में बहुत गुटबाजी है, आज केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, कल केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, मानव मोहन भागवत नहीं मिल रहे योगी जी से। इस तरीके की जो मतलब टसन दिखाया जाता है, जो टसन चल रहा है, इसमें हकीकत भी है कि नहीं? देखिए, ये केवल मीडिया का गढ़ा हुआ एक वो है। अच्छा, इसमें किसी तरीके से दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं, कोई संबंध नहीं। पार्टी एक निश्चित रूप से पूरे एक जो उनका विजन है भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित रूप से अंत्योदय का, उसी आधार पर काम कर रही है। लोकसभा में तो गुटबाजी दिखी, समीक्षा के दौरान भी बोल दिया गया कि हाँ जो ऐसा। अच्छा, आपको एकदम सही सही बताइए नेताजी, केशव जी और योगी जी में कोई गुटबाजी नहीं? कोई गुटबाजी नहीं। अब हम लोग को तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, हम लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ता। अभी प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में तो केशव जी बहुत प्रभावी है, यहाँ गुटबाजी दिख रही है कि योगी जी का एक अलग गुट है, केशव जी का एक अलग गुट है, प्रवीण पटेल किस गुट है? देखिए, ये आपको लगता होगा, हम तो आज तक नहीं जान पाए कि कोई गुट है। अच्छा, इसलिए कि उसी तरीके से माननीय केशव जी का भी स्नेह मिलता है, उसी तरीके से योगी जी का भी स्नेह मिलता है, और भी हमारे साथ जो विधायक और लोग हैं, मंत्री हैं, उनका भी सब तरीके से सहयोग मिलता है। एक परिवार की तरह सब लोग काम करते हैं, किसी तरीके ये से बात कोई। तो फिर मीडिया की आप मान सकते हैं, मीडिया को ही दोष देंगे कि मीडिया ने इस बात हम इसलिए कहना चाहते हैं कि देखिए, धीरे धीरे 2017 से लेके और आज 2025 है, कभी भी कोई भी हम लोगों ने फैसला लिया हो, उस फैसले पर कोई हस्तक्षेप हुआ हो या इस तरीके से कोई बात आई हो, ऐसा हमारे ध्यान में कभी नहीं आता। अच्छा, तो इसलिए ये लगता है कि ये मनगढ़ंत बातें लोगों द्वारा चलाई जाती हैं, कुछ लोगों को ऐसी अच्छा बातों को चलिए ठीक सुनकर। है, 2027 बहुत नज़दीक है। योगी जी ने खुद ही कहा तीसरी बार मैं कोशिश नहीं करूंगा। अगला सीएम आप केशव जी को देखना चाहते हैं? देखिए, योगी जी सीएम हैं जी, और निश्चित रूप से तीसरी बार भी वो सीएम बनेंगे। अच्छा, और अभी मतलब इन सवालों का कोई मतलब नहीं है। चलिए।
अच्छा सर, अब फूलपुर पर मैं आता हूँ, 2 सवाल मेरे और हैं। अभी हमारे एक ग्रुप में सवाल आया था, चंदहुआ एक गांव है, वहाँ एक कोई महादेव मंदिर है, वहाँ से पाल बस्ती तक की सड़क बहुत ख़राब है। लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं बनेगी तो बरसात में हम जा नहीं पाएंगे, तो उसको लेकर क्या जो है कुछ है उस पर एक बार बोल देखिए, दीजिए। ऐसा है कि चंदोहा के लिए, पाल बस्ती के लिए, उधर के लिए 1.5-2 साल हो गया, एक सड़क हमने पास कराया था जी। वहाँ पर। चूँकि सोनकर लोग भी हैं और पाल लोग भी हैं, उनका ज़मीनों को लेके भी कुछ न कुछ विवाद बना हुआ है। तो सड़क को लेकर भी होगा। ऑलरेडी उस समय संबंधित ठेकेदार ने अगल बगल तक गिट्टी उट्टी भी बिछाया था, लेकिन विवाद होने के कारण वह जो है शुरू नहीं हो सकी। बल्कि बीच में मैं व्यक्तिगत रूप से भी दोनों लोग पक्षों के बीच में गया था, बैठा था, दोनों लोगों से बातचीत भी किया था, दोनों लोग सहमत भी हो गए थे। लेकिन चूंकि कोर्ट में कुछ न कुछ उनके मुकदमे चल रहे थे, जिसकी वजह से भी कुछ कठिनाइयाँ आई हैं। मतलब ये प्रॉब्लम। हाँ, ये चूंकि वहाँ पर थोड़ा सा इसको लेके। सर एक चीज़ और भी है, जैसे हनुमानगंज से बगई खुर्द को जो रोड जाती है, पहले कभी बहुत बढ़िया बनी थी, लेकिन अभी तो मैं इधर गया नहीं, 2 महीने 3 महीने पहले। नहीं, अब तो बन रही है ना। अच्छा, बन रही है। चलिए सर, लास्ट में जो है मेरा ये सवाल है कि फूलपुर के लिए अभी तो साल भर हुआ है, 4 साल में, आगामी 4 सालों में प्रवीण पटेल जी की क्या योजना है? देखिए, फूलपुर के बारे में हमारे मन में जो एक सपना है वो यही है कि आधुनिक फूलपुर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो यहाँ का। यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ बड़े अस्पताल, एम्स जैसे अस्पताल यहाँ पर आए। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी यहाँ पर बच्चों को खेलने को अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए हमने कहा कि भाई साइंस सेंटर के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। उसके अलावा जो है, जो मऊआइमा कताई मिल है, या इस तरीके से जो योजनाएं ऐसी हैं जो कि बंद पड़ी हुई है, उसके लिए प्रयास मेरा जारी है कि इसका कुछ न कुछ इसका रास्ता निकाला जाए। और उसके साथ साथ फूलपुर में आधुनिक खेती की तरफ भी हमारा ध्यान है, इसलिए कि बहुत बड़ी आबादी खेती पर ही आश्रित है। तो उनको आधुनिक खेती से कैसे जोड़ा जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाते हुए उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आय हो सके, उसके लिए एक मॉडल कैसे यहाँ पर डेवलप किया जाए। और उसके साथ साथ चूँकि रेलवे का बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पर, आपका एयर कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ा वो है यहाँ पर। बिल्कुल। तो अभी हमारा प्रयास ये चल रहा है कि कार्गो सेवा अगर चालू हो यहाँ पर, तो जो इतना बड़ा एयरपोर्ट बना हुआ है उसका लगातार उपयोग होता रहे। इसलिए कि कुंभ तो 6 साल, 12 साल, 24 साल में ही आएगा। बिल्कुल। तो रोज़मर्रा इतना पैसा अगर लगा हुआ है तो उसका सही इस्तेमाल होता रहे। उसके साथ साथ कई अंडर पासेज हैं, कई ओवर ब्रिजेज हैं, कई बड़ी सड़कें भी हैं। तो अगर कहा जाए तो जैसे एक समस्या हम लोग के सामने आती है कि अभी जब ये सावन का कांवर कांवर यात्रा चलेगा, रोड ब्लॉक हो जाता है, तो एक सड़क एकदम से वन साइडेड हो जाता है। एक कांवर पथ के निर्माण का भी हम लोगों ने प्रपोजल पिछली बार दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन क्योंकि कुंभ के कार्यों के कारण वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। वह भी हम लोग का प्रयास है। उसके अलावा बंधे के निर्माण, सिंचाई की सुविधा है। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ आगे आगामी 4 सालों में पूरा। सर एक चीज़ और बताइए, अक्सर क्या होता है कि आदमी चाहता है अपने जनप्रतिनिधि से मिलना। 5 विधानसभाएं हैं, क्या सांसद की हर विधानसभाओं में जो है अपने प्रतिनिधि हैं जो है लोगों से मुलाकात, या सांसद जी से खुद ही मुलाकात करें? सांसद के काम भी बहुत होते हैं, उनको दिल्ली में रहना होता है और भी तमाम जगह रहना होता है। देखिए, हर क्षेत्र में तो कोई प्रतिनिधि नहीं है। अच्छा। इसलिए कि हमारा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है कि कई बार जो है तमाम शिकायतें भी आने लगती हैं। प्रतिनिधियों को यही शिकायतें आती हैं, सही कह रहे हैं आप। तो हमारा कार्यालय है जो सबके लिए खुला हुआ है। सही। मैं रेगुलर
प्रयागराज में हूँ तो रेगुलर बैठता हूँ, ऐसा नहीं है कि आज बैठूँगा कल नहीं बैठूँगा। और रोज़ मेरा क्षेत्र में भ्रमण भी रहता है और 5 विधानसभाओं में हमने बनाया है कि हर हफ्ते जो है एक दिन हम एक विधानसभा को लेते हैं और 2 दिन जो है हम रखते हैं कि दिल्ली में और हाँ और भी तो ऑफिशियल काम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि जो जनता की बातें आती हैं, जनता की समस्याएं आती है, उसका निस्तारण भी जरूरी है। तो इसलिए जब कार्यालय आपका सुचारू ढंग से चल रहा हो, इस तरीके से कभी कोई बात भी नहीं आई। हाँ मतलब बस ऐसे उत्सुकता बस। सांसद जी आज आपने बहुत समय दिया और बहुत अच्छी बातें बताई और आपको एक बार फिर हमारे चैनल की तरफ से संसद रत्न अलंकार मिलने के लिए बहुत ढेर सारी बधाई। आगे भी आप अच्छी तरीके से काम करें, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका चैनल लोगों तक और भी पहुँचे सर इसलिए कि हम इस बात को देखते हैं जी कि आपके अंदर एक जुनून है। जी सर। जैसे किसी नेता के अंदर एक सपना होता है, उसी तरीके से मीडिया के क्षेत्र में हम इस बात को देखते हैं कि आप भी हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि जनता के बीच में हमेशा, इसलिए कि कई बार हम देखते हैं जो आपका बुद्धिजीवी वर्ग है, कई बार 2 बजे रात भी पोस्ट आप किया जाती है, कहीं 3 बजे भोर में भी आ जाती है, जिसका मतलब है कि हमेशा जो है सक्रिय रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जिस भी क्षेत्र में आप रहिए, आप पूरे समर्पित ढंग से काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जो है फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल जी थे। प्रवीण पटेल जी का कहना है कि आधुनिक फूलपुर बनाना उनका लक्ष्य है और उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम ऐसे जो है इंडस्ट्रियल एरिया जो बंद पड़े हुए हैं उनको कैसे चालू किया जाए, भविष्य में कैसे डेवलपमेंट हो, उसको लगातार सोचते हैं और लगातार इसकी बात को उठाते रहते हैं। आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके एम्स जैसा जो है एक चिकित्सा संस्थान लगवाने की बात की है, बनवाने की बात की है और उम्मीद है कि इसी कार्यकाल में यह काम पूरा भी हो जाएगा। फिर हम आपको प्रवीण पटेल जी से मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए MT टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।